मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्विज़ आई होप सो कि आप लोगों का ठीक ही हुआ हो। तो क्विज़ के रेलिवेंट जो प्रूफ था पहले वो देखते हैं कि करना किस तरह था आप लोगों ने। आपको याद होगा कि प्रूफ का एक पार्ट हमने प्रूफ था T2/T1 आपने इक्वल प्रूव करना था P2/P1 n -1/n के। इसमें आपको पता है ये मैंने लास्ट टाइम देखी थी P1/V1/T1 इज इक्वल टू P2/V2/T2। इसमें से फिर आपने क्या किया, V2/V1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 कौन सी थी? हाँ जी, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, यानी कि ये इक्वेशन 1 थी आपकी P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 n। तो आपके पास जो बन गई इक्वेशन फाइनल, ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक साइड पे P1/P2 आ जाएगा, V2/V1 की जगह पे आपने पुट किया तो दूसरी साइड पे आ गया आपके पास P1/P2 P2/T1 होल की पावर n। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में इनको दोनों को अलग-अलग कर लिया। अब P1/P2 और इसी तरफ भी P1/P2 इन दोनों को एक साइड पे ले आए, तो अगर ये P1 इस साइड पे ऊपर तो P1 दूसरी साइड पे आके नीचे हो जाएगा, P2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पावर इसकी n वैसे की वैसी इज इक्वल टू T2/T1 की पावर n। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है, तो जब इनके सिंबल्स उल्ट करेंगे, यानी कि इसको कर लें P1/P2 को अगर आप उल्टा लें तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 होगी इसकी पावर। चलो इसको करके देख ही लेते हैं, दिखाई देती है। P1/P2 की पावर है 1 और ये P2/P1 है, तो इसको अगर उल्टाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी। इसको उल्टाएंगे तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये ऊपर P2 आ जाएगा और नीचे P1 आ जाएगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई वैसे ही हो रहा है P2/P1। ठीक है, इज इक्वल टू ये वैसे का वैसे T2/T1 का वैसे। स्टेप में क्या हो रहा है, T2/T1 को इस साइड पे लिख लिया वैसे का वैसे, तो ये दोनों एडअप हो गई। इसी तरह ना, यानी कि ये वाला जो है
ये साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे का वैसे आ गया, तो इसको उल्टा दिया तो ये पावर 1 थी तो ये -1 हो गई। अब दोनों सेम है, दोनों को एडअप किया तो हमारे पास n-1 हो गया। ठीक, अब n-1 हो गया। यहाँ पे क्या है n है, जबकि हमारे प्रूफ में T2/T1 है, उसकी पावर नहीं है। तो पावर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1/n के साथ इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/n के साथ इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/n के साथ, सॉरी 1/n के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 1/n इस n को काट देगा तो यहाँ पे 1 खाली रह जाएगा, जबकि ये 1/1 मल्टीप्लाई से हो गया -1/n। तो ये हमारा प्रूफ था, ये हमने इस तरह करना था। ठीक हो गया, ये क्लियर होगा आई होप सो सभी को। तो प्रूफ इस तरह हमने करना था, हमारे न्यूमेरिकल का जो प्रूफ था। ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको, ये प्रूफ इस तरह हमने करना था। उसके बाद आ गया था आपका ये वाला पार्ट, जिसमें वो कह रहा था कि जनाब आपने क्या करना है, आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक वेट गिवन है। तो आपसे वो कह रहा है कि एक और टेम्परेचर पे तो फाइंड आउट स्पेसिफिक वेट of water at 23.5 degree centigrade temperature. If we say that gamma at 20 degree centigrade is 9.789 and gamma at 25 degree centigrade is 9.897। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पेसिफिक वेट जो है लिक्विड्स का वो कम होता है। तो इसमें हमने जस्ट अज्यूम किया हुआ जस्ट फॉर कैलकुलेशन के 25 पे इंक्रीज हो रहा है 20 की निस्बत। ठीक, जब इंक्रीज हो रहा है तो उस वक्त फिर आपने इक्वेशंस किस तरह इंटरपोलेट करनी है। लास्ट टाइम जो हमने किया था चैप्टर 1 का एंड पे जो टेबल गिवन था उसमें क्या था, उसमें देखें 15 और 20 यानी कि 15 पे ज़्यादा और 20 पे कम हो रहा था। तो उसमें ये हमने इस तरह इक्वेशंस यूज़ किए थे। 15 को पहले लिख लिया, इधर भी 15 15 20 व्हाट्सएवर। तो इस केस में हमने क्या करना, ये हमें गिवन है चीज़ें इंटरपोलेट करने के लिए। फिर हमने क्या किया, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है हमारे पास, 25 पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 20 के, तो इसलिए 25 स्टार्ट में लिख लिया, माइनस स्पेसिफिक वेट एट 25 माइनस स्पेसिफिक वेट एट 20। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन थी। तो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें गिवन है
25 पे गिवन है, 20 पे गिवन है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। इसी तरह 25 माइनस 20 कर दिया, लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने फाइंड आउट करना है, तो 23.5 से छोटा क्या है, 20 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 9.897 हमें पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माइनस क्या होगा 9.897 माइनस 9.789 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 23.5 माइनस 20। इसको मुझे सिंप्लीफाई करेंगे 0.007 आएगा, 0.075 आएगा, 756, ये नीचे 9। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.0756 आएगा। तो 9.897 में से 0.0756 निकाल देंगे तो आपके पास 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू 9.8214। ठीक है, 525 पे 9.897, तो ये 20 पे 9.789 थी, 23.5 पे इंक्रीज हो रही है। ये हमने ज्यूम इस तरह किया था, लेकिन एक्चुअल में कंडीशंस में अगर हम कहें तो वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तीसरा आपका क्वेश्चन था ऑक्सीजन गैस वाला था, जिसमें कहा था जी ऑक्सीजन गैस का स्पेसिफिक वेट डेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करें। वो ये वाला आपका सेम ही था, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इसमें ये था और उसमें यहाँ पे 100 किलो पास्कल की जगह पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, फॉर एग्जांपल किसका 2212 है तो 12 मल्टीप्लाई होना था वो एक खास फैक्टर के साथ, बाकी सारा उसी तरह था ये जो एग्जांपल आपने की हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्विज। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है डेट इज अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि जब फ्लूइड स्टैटिक पोजीशन में होता है, जब वो मूव नहीं कर रहा होता, उस वक्त फ्लूइड के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग सकती हैं और क्या स्टडी किस तरह किया जा सकता है। जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगा तो देयर विल बी नो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का आपको पता ही है, आई होप सो। शियर स्ट्रेस होती है दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए अगर गुजरे, या दो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इस एग्जांपल में बताया है एक इस तरफ मूव कर रहा है दूसरा इस, तो यहाँ पे जो लगेगी आपस में इनकी रगड़ की फोर्स उसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस या शियर फोर्सेस। इसी तरह एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, जो फोर्स जो है परपेंडिकुलर होती है किसी सरफेस के। कहते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में होते हैं देन देयर विल बी ओनली नॉर्मल प्रेशर होता है जो कि एग्जर्ट होता है फ्लूइड पे। जो डैम्स या बैराज वगैरह जो होते हैं वो ओवरटर्न हो जाते हैं समटाइम। ओवरटर्न उनके होने के पीछे कौन सी फोर्स लग रही होती है, प्रेशर की फोर्स लग रही होती है, हालांकि वाटर तो उसके अंदर स्टिल है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है डैम या वो बैराज जो है
ओवर टर्न हो जाते हैं। होता क्या एक्चुअली उसमें उसमें प्रेशर की एक फोर्स, वाटर का प्रेशर होता है जो कॉन्टीन्यूसली, इवन के वाटर रेस्ट पोजीशन में भी है तो वो फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली डैम्स होते हैं ये बनाए जाते हैं जब इसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं कि प्रेशर कितना लगेगा वाटर का। ये बेसिकली एक हर्डल होती है। अब ये जो तरबेला और मंगला डैम्स है ये अर्थफिल डैम है। अर्थफिल डैम मीन के मट्टी का तोदा आप कह लेंगे पानी के रास्ते में लगा दिया गया। इसी तरह आपकी एक 2010-11 में एक झील बनी थी, उसमें क्या हुआ था कि लैंड स्लाइडिंग हुई पानी के रास्ते में। क्या हुआ कि मट्टी के तोदे गिर गए जिसकी बैक साइड पे वाटर जो है वो रेज अप स्टार्ट हो गया, तो वो नेचुरल झील बन गई। ठीक है, तो जो डैम्स होते हैं इनकी जो बैक साइड पे जो वाटर अकोमुलेट होता है डेट इज रेजरवायर। वो जो रेजरवायर होता है उसका जो अंदर जितना वाटर होता है वो एक प्रेशर लगा रहा होता है डैम की बॉडी के ऊपर कि हम मुझे रास्ता दो गुजरने का। तो अर्थफिल डैम होते हैं ये जो तरबेला मंगला यानी कि मट्टी को कंपैक्ट करके पानी का पैसेज को रोक दिया गया। अगर तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो जो डैम का वेट है उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो उसको डैम को ओवरटर्न कर देगा यानी कि उसको ब्रेक कर देगा और पानी फिर नीचे जो कुछ भी होगा उसको बहा के ले जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वाटर स्टैटिक कंडीशन में हो तो उस वक्त भी उसके अंदर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उनको स्टडी किया जाए, जो वो फोर्स लगा रहा होता है साइटों पे या इन्वायरमेंट में। इसीलिए कहने को तो ये हम कह सकते हैं जी वाटर तो स्टैटिक है तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर फोर्स लगा रहा होता है सराउंडिंग्स पे। अगर तो फ्लूइड जो है वो मूविंग कंडीशन में हो तो फिर तो वो काफ़ी कुछ स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लूइड जो है वो स्टैटिक पोजीशन में है तो तब कहता है जस्ट एक ही फोर्स लगेगी जिसे हम बोलते हैं प्रेशर फोर्स। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो याद रखना है। नॉर्मली इसको हम मेजर करते हैं पास्कल में या किलो पास्कल या बार या मिली बार। 1 मिली बार कितने 100 पास्कल के इक्वल होता है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट कहता है एक एज बॉडी की फॉर्म में फ्लूइड है, इसके ऊपर क्या हुआ है, एक प्रेशर एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये पी लग रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक, ये स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन में तो डेट्स मीन के जितनी फोर्सेस इस पे लग रही हैं एक्स डायरेक्शन, इसमें 3 डायरेक्शन हैं। ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ये देख लें गौर से, देख लें इन चीज़ों। ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है। वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसको जी डायरेक्शन बोला हुआ। ये वर्टिकल जो है जी डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन 3 डायमेंशनल है तो ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है, 3 डायमेंशंस हैं इसकी। ये वाली डिमेंशन वाई, ऊपर वाली डिमेंशन जी, और जो हॉरिजॉन्टल डिमेंशन है डेट इज एक्स। ठीक हो गया, ये 3 डिमेंशन है इसकी एज की, ये एज शेप है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसका एक एज का वेट होगा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। एक हमने कहा जी इस पॉइंट पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है जी जो है ना सेंटर में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये, इसको हमने बोल दिया डेल्टा एल। ये वाली जो लेंथ है इसको डेल्टा एल बोल दिया, ये लिखा हुआ।
ये वाली जो साइड हॉरिजॉन्टल साइड इसको हमने क्या कह दिया, डेल्टा एक्स। इसी तरह जो वर्टिकल साइड है इसको डेल्टा जी। इसी तरह ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन इसको डेल्टा वाई। सारी चारों डिमेंशंस पता चल गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हम कहते हैं जी प्रेशर लग रहा है एक पॉइंट पे, तो ये एक एंगल पे लग रहा है, तो इसका ये एंगल जो बन रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ इसको हम कह देते हैं थीटा। थीटा एंगल कह दिया। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो वही एंगल इस पॉइंट पे भी बनेगा, इस कॉर्नर में। अच्छा, ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। यानी कि इस केस में अगर ये डिमेंशंस की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा, और जो इसके सामने वाला क्या होगा वो साइन थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, आई होप सो सभी को। जब हम कह रहे हैं कि ये प्रेशर एक पॉइंट पे लग रहा है, तो ये पॉइंट जिस प्लेन पे लग रहा है, या आप इस तरह कह लें, अगर जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होगा, जिस प्लेन पे लग रहा होगा, उनकी डिमेंशन अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल ये प्रेशर लग रहा है जेड डायरेक्शन में, तो ये किस प्लेन पे लग रहा होगा, एक्स और वाई प्लेन पे लगेगा। या उसकी सिंपल एग्जांपल, आप एक बुक ले लें, हाथ में बुक को पकड़े और नीचे से उसके ऊपर एक फिंगर से अगर आप लगाएंगे प्रेशर, तो बुक की डिमेंशंस और जो आपकी फिंगर की डिमेंशन है तीनों डिफरेंट होंगी। बुक की डिमेंशन हो जाएगी एक्स और वाई हो जाएगी, और जो आपकी फिंगर की वर्टिकल डायरेक्शन है उसको आप जी कह लें। तो यानी मीन टू से जो प्लेन है उसके 90 डिग्री पे प्रेशर लगेगा। इस केस में फॉर एग्जांपल आप कहेंगे तो ये जी डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्लेन कौन से पे लगेगा, वाई और एक्स प्लेन पे लगेगा। अगर इसमें बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो प्लेन कौन सा होगा, वाई और जी होगा। ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई। अच्छा, प्रेशर लगा इस प्लेन पे, अगर हम इसकी फोर्सेस का एनालिसिस करें, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो कौन कौन सी फोर्स लगेगी एक्स डायरेक्शन में। एक तो इस साइड पे इस प्लेन पे लगेगी, एक ये जो एंगल पे लग रहा है इसका एंगल का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा, इसका एरिया क्या होगा, इस सभी का एरिया क्या होगा, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एल होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्योंकि डेल्टा एल है तो ये डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो प्रेशर इन हमें पता है फोर्स जो है, सॉरी प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स निकालनी हो तो वो क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये जो फोर्स है डेट इज प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या है इस प्लेन का, डी एल इंटू डी वाई, यानी कि डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एल, ये लिख दिया। तो ये फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लग रही है, एक ये लग रही है, एक इसके अपोजिट लग रही है। इसके अपोजिट कौन सी लग रही है, अपोजिट लग रही है हमारी जनाब पी एक्स डायरेक्शन में लग रही है, तो किस किस प्लेन पे लगेगी, डी वाई इंटू डी जी प्लेन पे लगेगी। ठीक हो गया, ये क्लियर है आई होप सो सारी सबको ये चीज़ें। उसके बाद ये जो डेल्टा जी डिमेंशन है ये किसके इक्वल होगी, ये जो डिमेंशन है डेल्टा जी वो इक्वल होगी डेल्टा एल के कॉस कंपोनेंट के। ये है ना, इस एंगल पे लग रही है तो ये एंगल यहाँ पे वही बनता है डेल्टा एल कॉस के कंपोनेंट। इसी तरह जो डेल्टा एक्स है सामने वाली साइड पे एंगल है तो डेल्टा एल के साइन कंपोनेंट के इक्वल होगी।
ये चीज़ें आई होप सो के क्लियर हो गई हैं। तो अगर हम फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में निकाल लें, कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, ये वही प्लेन को यहाँ पे स्मॉल स्केल पे दिखाया है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का कम्बिनेशन निकाल लें, एक ये फोर्स लग रही है और एक ये लग रही है, डी एल इंटू डी वाई और पी एक्स डी वाई डी जी, यही है ना, यही लग रही है। पी डी एल इंटू डी वाई का कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स डी वाई इंटू डी जी, ये पी एक्स डी वाई इंटू डी जी, और पी डी एल डी वाई का कॉस थीटा। ठीक है, ये फोर्स लग रही है। इसी तरह हमने ये कहा था डी एल कॉस थीटे के इक्वल है, यही कहा था ना। इसका क्योंकि कॉस कंपोनेंट की बात करनी है तो इसके साथ कॉस थीटा लगेगा। तो यहाँ पे पी डी एल डी वाई कॉस थीटा आ गया पी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल। तो हमने पता था डी जी किसके इक्वल है, डी एल कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ पे थीटा अल्फा नहीं है, थीटा, सॉरी। यानी कि एंगल जहाँ भी आपने यूज़ करना हो, यहाँ पे हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन आया पी डी एल डी वाई कॉस थीटा इज पी एक्स डी वाई डी जी किसके इक्वल है, डी एल कॉस थीटा के। डी आप इसको कह लें या डेल्टा कह लें, इसी तरह डी जी कह लें या डेल्टा जी कह लें, सेम ही चीज़, डी और डेल्टा सेम है। उसके बाद जो है वो किसके इक्वल, अब अगर डी सी की जगह पे कॉस थीटा अगर हम लिख देंगे, डी सी की जगह पे अगर हम लगा देंगे डी एल कॉस थीटा, तो क्या होगा, ये वाला डी एल करके दिखाई दे, डी सी की जगह पे हमने क्या लगा देना था, डी एल कॉस थीटा। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो डी एल कॉस थीटा, ये डी एल, ये डी एल कॉस थीटा जो हमारा है वो तो हमारे पास क्या बच गया, पी डी वाई, और ये डी वाई जो है, ये वाला डी वाई पी इज इक्वल टू पी एक्स, ये इक्वल आ गया। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा ये था कहने का पर्पस कि जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वो जो फोर्स लगा रहा होता है हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहा होता है। मतलब जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वही वाई में लगा रहा है, जो वाई में लगा रहा है वही जी में लगा रहा है, तो हर डायरेक्शन में वो सेम फोर्स लगाता है।
सेम प्रेशर अप्लाई करता है, सॉरी, प्रेशर एट अ पॉइंट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो जो P इस पॉइंट पे जो प्रेशर था वही प्रेशर एक्स डायरेक्शन में है। ये तो प्रूव हो गया एक्स डायरेक्शन का जब हमने निकाला। अब हम कहते हैं कि फोर्सेस का कम्बिनेशन इन जी डायरेक्शन। जी डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी फोर्स आ जाएगी। एक तो जनाब इसका जो एंगल पे लग रहा है इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। एक नीचे वाले प्लेन पे प्रेशर लग रहा होगा, दो। तीसरा इसका वेट होगा, तीन फोर्सेस आ जाएंगी। अब जो वेट और ऊपर वाला कंपोनेंट, ये इसका पी डी एल डी वाई का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जबकि जो नीचे से लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मीन अपोजिट सिंबल। वेट हमें पता है, वेट किसके स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ओवर वॉल्यूम। तो अगर वेट हमने निकालना तो वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की बात आ जाएगी तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू हाइट। अब ये एरिया जो है एज है, हाफ ट्राइंगल है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 dx इंटू डी वाई इंटू डी जी। स्क्वेयर होता तो dx इंटू डी वाई और डी जी होना था, लेकिन ये हाफ स्क्वेयर है यानी कि हाफ ट्राइंगल है। तो इसलिए इसका एरिया आ जाएगा 1/2 dx dy इंटू डी जी इंटू स्पेसिफिक वेट। ये वेट की जगह पे हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आया, एक तो इसका पी डी एल, एक तो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये पी जी जी डायरेक्शन में अगर लग रही है तो किस प्लेन पे लगेगी, एक्स और वाई प्लेन पे। तो ये आ गया पी जी डी एक्स इंटू डी वाई। दूसरी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, ऊपर वाली पी डी एल डी वाई साइन थीटा ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, तो माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हमने नीचे से ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया। इसी तरह वेट ऊपर से नीचे लग रहा है तो इसको भी हमने नेगेटिव का साइन, तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। या इसको आप दूसरी वर्डिंग में इस तरह कर लें, अब हमें पता है डी एक्स किसके इक्वल है, डी एल साइन अल्फा के इक्वल। And third term is of higher order. It follows that pressure P is equal to P G। मतलब उसका कहने का जो है डी एक्स की जगह पे हमने क्या कर देना, इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें तो डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी, डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, डी एल साइन थीटा। डी वाई वैसे का वैसा रहा, ये डी एल साइन, डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा से खत्म, डी वाई से खत्म। पी जी इज इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस
प्लस गैमा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी। अब आपको पता है कि अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा पॉइंट्स में, यानी कि स्मॉल अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो के और स्मॉल हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 0.2 को 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा छोटी वो वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 0.04, यानी कि इसी तरह ये तीनों स्मॉल डी का मतलब है वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, इसी तरह डेल्टा डी का मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन स्मॉल पर, तो तीनों आपस में अगर स्मॉल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई होंगे और आगे खुद उनका आप हाफ भी करेंगे तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट हो जाएगी। तो वो कहते हैं इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा बाकी, P इज इक्वल टू पी जी, यानी कि जो P पे फोर्स लग रही है, प्रेशर सॉरी लग रहा है, वही जी डायरेक्शन में भी वही सा लग रहा है। इसी तरह अगर आप पी वाई का निकाल लेंगे वो भी सेम आ जाएगा। तो हमारा प्रूव हो गया जो प्रेशर फोर्सेस हैं किसी भी डायरेक्शन में वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। मतलब जो प्रेशर है एक पॉइंट पे अगर लग रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में सेम ही लगेगा। एक्स डायरेक्शन में भी प्रेशर सेम रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी प्रेशर सेम रहेगा, जी डायरेक्शन में भी प्रेशर सेम रहेगा। तो ये आज का लेक्चर है। अगर इसमें किसी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस कर लेंगे। इसको लाजमी देखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।